एमए इतिहास तृतीय सेमेस्टर भारत में राज्य। तीसरी यूनिट नहीं, चौथी यूनिट है जिसमें हम शिवाजी के अधीन मराठा प्रशासन, छत्रपति एवं अष्टप्रधान, शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन पढ़ेंगे, रणजीत सिंह के अधीन सिख प्रशासन को इसमें हम कंप्लीट करेंगे। फोर्थ यूनिट पहला क्वेश्चन है, इसमें शिवाजी के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए उनकी प्रारंभिक विजयों का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। शिवाजी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मराठा शक्ति विकास में शिवाजी के योगदान का उल्लेख कीजिए, मतलब शिवाजी के बारे में लिखना है। शिवाजी का प्रारंभिक जीवन। शिवाजी का जन्म जुन्नर के निकट शिवनेरगढ़ में 6 अप्रैल 1627 को हुआ था, परंतु कुछ विद्वान अन्य परिणाम जो प्रमाण वगैरह हैं उसके आधार पर मानते हैं कि इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था, इनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन काल में उनका बाल्यकाल से लेकर किशोर अवस्था तक उनका जीवन बहुत ही कष्टकारणीय दशा में व्यतीत हुआ था, क्योंकि उनके पिता जो शाहजी भोंसले थे, इन्होंने अहमदाबाद के सुल्तान को सैनिक सेवा के नाते मुगल सम्राट शाहजहां की दक्षिण अभियान योजना को सदैव ही चुनौती दी थी। मतलब इनके पिताजी हमेशा लड़ाई करते रहते थे, क्योंकि जो अहमदनगर है उसके सुल्तान की सैनिक सेवा में वो काम करते थे। इसलिए यह जो मुगल सम्राट है शाहजहां उसके दक्षिणी अभियान में सदैव लड़ते रहते थे। इस कारण से उन्हें अपनी पत्नी जीजाबाई से पृथक होकर रहकर एवं खाना बदोश साहसिक योद्धा का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। अस्तु शिवाजी की माता जीजाबाई ने और दादा कोणदेव के संरक्षण में रहकर अक्टूबर ये सन गलत दिया है। उन्होंने अपने होनहार पुत्र का लालन पोषण करते हुए एक साधारण गृहस्थ की भांति जीवन यापन किया था। ये 1600 होगा है, 39 से 1647 तक अब उनका जीवन यापन किया था और एक साधारण गृहस्थ की भांति जीवन यापन किया है। सन 1647 तक दादाजी कोणदेव ने शिवाजी को प्रारंभिक शिक्षा देकर उनमें एक सफल सैनिक का जीवन व्यतीत करने की मौलिक क्षमता की जागृति की। इस वर्ष दादाजी की मृत्यु होने के पश्चात शिवाजी अपनी माता के साथ राजगढ़ चले गए। पहले वो कहाँ रहते थे? जूनागढ़ में रहते थे, मतलब जो है जूनागढ़ नहीं, हाँ जुन्नर का जो शिवनेर है वहाँ रहते थे। फिर वो कहाँ चले गए? राजगढ़ चले गए अपनी माता के साथ। इस मालवा प्रदेश के में स्थित राजगढ़ का पहाड़ी किला भी आगामी 20 वर्षों तक शिवाजी का प्रमुख स्थान रहा है। तो जो मालव की पहाड़ियाँ हैं, मालवा नहीं बल्कि मालव की जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पर स्थित है राजगढ़, वो उनका आगामी 20 वर्षों तक निवास स्थान रहा है। यहीं से इन्होंने अपनी शक्ति वृद्धि संबंधी जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनका संचालन किया था। अब आता है शिवाजी का उत्कर्ष कैसे हुआ। शिवाजी के पिता बीजापुर रियासत के नौकर थे और शिवाजी ने शहगढ़ एवं तोरण के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। मतलब आते ही उन्हें शह के जैसे लड़खड़ के तोरण तोड़ दिया था। तो तोरण का दुर्ग और शहगढ़ का दुर्ग इनने विजय कर लिया था। 1648 में बीजापुर के सुल्तान के पोरबंदर के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। इस पर बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को जागीर को छीन लिया था। जो शाहजी भोंसले के पास जागीर थी उसको छीन लिया था, क्योंकि उनके पुत्र जो शिवाजी थे इन्होंने पोरबंदर दुर्ग है उसको जीत लिया था और वो बीजापुर के सुल्तान का था। शाहजी भोंसले को कैद कर लिया गया, परंतु शिवाजी ने मुगलों की सहायता से अपने पिता को छुड़वा लिया। मतलब पहले मुगलों की सहायता की, यहाँ पिताजी तो छूट जाए फिर हम तुम्हें बताते हैं। तो मुगलों की सहायता से पिताजी को छुड़वा लिया। फिर आते हैं शिवाजी की विजय। तो भैया मुगलों का साथ दिया था, मुगलों को ही कूटने गई। शिवाजी की प्रारंभिक विजय इस प्रकार है। पहले आती है जावली का अधिकार। जावली का मराठा सरदार मोरे वंश से आते हैं। यह शाहजी भोंसले के विरुद्ध थे। वहाँ के वीर सेनापति हनुमंत थे। शिवाजी ने रघुनाथ बलवाल नामक व्यक्ति द्वारा चालाकी से हनुमंत का वध कर दिया। इसी समय मौर्य वंश का राजा दौलत राव की भी मृत्यु हो गई। शिवाजी ने एक विशाल सेना लेकर जवाली पर अधिकार कर लिया। मतलब भैया जवाली पे गए तो ये सब कुछ वैसे ही चला गया था, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे दौलत राव जो मौर्य वंश के थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका जो सेनापति था जिसका नाम था हनुमंत, उसका चालाकी से वध कर दिया। किसके साथ मिलकर? रघुनाथ बलवाल की सहायता से हनुमंत की सहायता मतलब हनुमंत का वध कर दिया और
जवाली का किला था वह जीत लिया। अन्य विजय में आती है जवाली पर विजय प्राप्त करने के बाद शिवाजी ने जो रायगढ़ है उस दुर्ग का निर्माण कराया और राजमाता जीजाबाई को वहीं रखा। इसके बाद शिवाजी ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कोंकण प्रदेश के कल्याण, भिवड़ी, चोल एवं लोहगढ़ आदि पर अधिकार कर अपनी शक्ति बढ़ाई थी। तो उसके बाद कोंकण प्रदेश का कल्याण, भिवड़ी, चोल एवं लोहगढ़ पर भी इन्होंने अधिकार किया था। फिर आता है बीजापुर से संघर्ष। जैसे ही जवाली का युद्ध जीता फिर आ गए कौन, बीजापुर से युद्ध करने के लिए संघर्ष हुआ। दिन प्रतिदिन शिवाजी की शक्ति बढ़ती जा रही थी, जिससे कि बीजापुर का सुल्तान परेशान हो गया। ऐसा ना हो कि हम पर आक्रमण कर दे। तो बस शिवाजी ने बीजापुर के अनेक दुर्गों को अपने अधिकार में ले लिया था। अतः बीजापुर के सुल्तान ने अपने वीर एवं जो योग्य सेनापति था अफजल खां, उसको शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा कि भैया जाओ उसको मार कर आओ, शिवाजी का दमन करके आओ। अफजल खां चालाकी से शिवाजी का वध करना चाहता था कि भैया हम जाएंगे और चालाकी से उनको मार देंगे, परंतु ठीक इसके विपरीत शिवाजी ने अफजल खां का ही वध कर दिया। बेचारे गए थे मारने, मर गए। शिवाजी ने इसके बाद बीजापुर के अनेक दुर्गों पर आक्रमण करके उनको जीत लिया। फिर सेनापति बचा ही नहीं, तो बस सबको आराम से मिला लिया। फिर आता है शाइस्ता खां से भिड़त। शिवाजी की शक्तियों से औरंगजेब भी भयभीत था, भले दिल्ली में बैठा था, लेकिन भैया उसको पता चल गया था कि भैया दक्षिण में कुछ हलचल हो रही है। और कौन कर रहा है, शिवाजी कर रहे हैं। इसने अपना मामा शाइस्ता खां को आहिस्ता आहिस्ता शिवाजी के विरुद्ध भेजा। एक रात शाइस्ता खां पुणे में टिका हुआ था और चालाकी से शिवाजी उनके सोने के कमरे में जा घुसे। शाइस्ता खां को खिड़की से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी, किंतु शिवाजी ने उनके हाथों की उंगलियां काट दी। देखो, जो औरंगजेब है इसने अपने मामा से बोला कि आहिस्ता आहिस्ता जाना और शिवाजी को मार देना। ये गए पुणे में, इन्होंने अपना टेंट लगाया। बस शिवाजी को पता चल गया। शिवाजी इनकी गए, खिड़की से इनके कमरे में प्रवेश किया और इनके हाथ की 2 उंगलियां काट दी। बस मारने ही वाले थे, लेकिन वो खिड़की से कूद के भाग गया। शाइस्ता खां आहिस्ता से निकल गया। फिर आती है सूरत की लूट। अभी तक मतलब दक्षिण में ही लूट रहे थे शिवाजी, अब कहाँ जाएंगे, सूरत जाएंगे। सूरत की लूट। अब शिवाजी ने अपनी आर्थिक दशा ठीक करने के लिए सूरत के मालदार बंदरगाह पर आक्रमण किया और वहाँ भी लूट से 1 करोड़ रुपए से अधिक का माल प्राप्त किया था। भैया सूरत से भी हमेशा से विदेश व्यापार होता था, तो वहाँ पर उन्होंने लूट की बंदरगाह पर और 1 करोड़ से भी ज़्यादा धन ले गए। फिर आते हैं जय सिंह से संधि। अब जय सिंह कौन है, मुगलों से अच्छे संबंध होंगे जय सिंह के, तो अब भैया संधि कौन कर रहे हैं, शिवाजी कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज भेज रहे हैं भैया के संधि करो यार, तुम भी हिंदू वो भी हिंदू। तो जय सिंह से संधि होगी। क्यों होगी, औरंगजेब ने राजा जय सिंह एवं दिलेर खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा कि भैया जाओ, दिलेरी से जाओ, जय सिंह शिवाजी से मिलकर आओ। जय सिंह ने चालाकी से शिवाजी को मुगलों से संधि कराने के लिए विवश कर लिया। शिवाजी भी मुगल दरबार में जाकर मुगलों की सैनिक प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। शिवाजी ने भी सोचा चलो हम संधि कर लेते हैं, जाएंगे मुगल दरबार में, रहेंगे, देखेंगे उनकी क्या कैसी कंडीशन है, क्या कैसे व्यवसाय करते हैं, व्यवस्था है उनके आगे, फिर हम भी कुछ सीख लेंगे, हमारे पे भी अपनाएंगे। बस इसलिए उनके यहाँ पे चले गए। इसलिए जय सिंह से संधि कर ली थी। इसके अनुसार 23 दुर्ग औरंगजेब को देने स्वीकार किए थे। मतलब इनके जो जीते हुए दुर्ग थे शिवाजी के, इनमें से इनको 23 दुर्ग औरंगजेब को देने पड़े थे। दक्षिण के युद्ध में मुगलों की सहायता करने का भी वचन दिया था। मतलब यदि मुगल कभी भी दक्षिण में आक्रमण करने आएंगे, शिवाजी भी उनके साथ युद्ध करेंगे, ये वचन दिया था जय सिंह की संधि में। अब आते हैं मुगल दरबार में कैद और पलायन। तो भैया ये संधि करके पहुंच गए उनके दरबार में। मुगल दरबार में औरंगजेब ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, भैया कोई नाम हाय हेलो कुछ नहीं किया। शिवाजी ने औरंगजेब को दरबार में ही भला बुरा कह दिया। जैसे ये गए, इनका कोई सम्मान नहीं था, इनको गुस्सा आया, इन्होंने बोला कि हाँ ऐसे हो तुम, मेहमानों को बुला के खुद गद्दी पे बैठे हो, कोई सम्मान नहीं है, तो उनको भला बुरा कह दिया। औरंगजेब ने शिवाजी और उनके जो बेटे संभाजी थे उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। थोड़े दिनों बाद शिवाजी बीमार होने का बहाना किया और प्रतिदिन 2 टोकरी मिठाई दान के लिए भेजने लगे। उन्होंने बोला कि भैया शिवाजी बीमार हैं, अब हम क्या चाहते हैं कि गरीबों में मिठाई बेची, मतलब भेंट की जाए, दान कर दी जाए कि हम मर ना जाएं। तो प्रतिदिन 2 टोकरे भर के मिठाई दान करते थे गरीबों में। एक दिन चालाकी से शिवाजी और संभाजी उन्हीं टोकरी में छिपकर शाही कारावास से निकल भागे और मथुरा पहुंच गए। उन्हीं टोकरी में एक दिन बैठे और कहाँ पहुंच गए, मथुरा पहुंच गए। इन्होंने अपने पुत्र को महाराष्ट्र भेज दिया कि भैया तुम जाओ बेटा घर जाओ, और स्वयं एक सन्यासी का भेष बनाकर इलाहाबाद, बनारस, गया आदि स्थानों पर भ्रमण करते हुए 1666 में महाराष्ट्र पहुंचे। इन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा जायजा लेने के लिए इलाहाबाद, बनारस और गया में सन्यासी के रूप में भ्रमण किया।
और बेटा कहाँ चला गया, महाराष्ट्र, ये यहीं रह गए। शिवाजी का अब होगा राज्य अभिषेक। शिवाजी ने अपनी सारी जागीर को तथा खोए हुए दुर्गों को पुनः प्राप्त कर लिया, जो 23 के लिए दिए थे औरंगजेब को, उनको फिर से आक्रमण करके प्राप्त कर लिया। और 1674 में शिवाजी के पास एक बड़ा प्रदेश आ चुका था, इसलिए इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कर ली और इन्होंने राजगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। जहाँ पे ये रहते थे ना, इनकी जीजाबाई थी, उसी को अपनी राजधानी बनाया और एक बड़े प्रदेश अधिकार करके छत्रपति की उपाधि धारण की। अब आती है शिवाजी की मृत्यु। अब शिवाजी ने अपनी सीमा बढ़ाना शुरू कर दिया। राज अभिषेक के बाद शिवाजी केवल 6 वर्षों तक ही जीवित रहे थे। इन्होंने मुगलों के कई किलों पर अधिकार कर लिया था। वे दक्षिण के शक्तिशाली शासक बन गए थे। 4 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो गई। और शिवाजी का साम्राज्य उत्तर में रामनगर से लेकर दक्षिण में कारावार तक फैला हुआ था और बलगान, पूना, सतारा, कोल्हापुर का अधिकांश भाग भी इनके साम्राज्य में आता। मतलब कहाँ से, यहाँ से राम की नगरी से उत्तर में, दक्षिण में पूरा कारोबार तक फैला हुआ था, कारोबार तक। और बलगान, पूना, सतारा, कोल्हापुर भी इन्हीं के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। शिवाजी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए, मतलब कैसा इनका शासन का प्रबंधन था। शिवाजी की अष्टप्रधान समिति का संगठन और कार्य का वर्णन कीजिए, मतलब इनकी जो पूरा प्रबंधन है वह अष्टप्रधान देखते थे, वो कैसे काम करती थी, कैसे संगठन किया था, उसका वर्णन कीजिए। शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल की वर्णन का कीजिए और क्या आधुनिक अर्थों में मंत्रिमंडल भी थी। शिवाजी कालीन सैन्य व्यवस्था पर निबंध लिखना है। शिवाजी के जो प्रांतीय शासन है उसका वर्णन कीजिए। शिवाजी केवल विजेता ही नहीं वरन महान प्रशासक थे। इस कथन की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। तो पहले देखते हैं हम शिवाजी की शासन प्रबंध, कैसे इन्होंने अपना शासन प्रबंध किया था। शिवाजी केवल एक महान सेना नायक, जन्मजात नेता ही नहीं वरन वे एक कुशल शासक थे। शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही का आदर्श अपने सम्मुख रखा था, अतः उनका शासन प्रबंधन प्राचीन काल के हिंदू शासन पद्धति के आदर्शों पर आधारित था। मतलब ये नए गई नहीं थी, आधुनिक नहीं थी, बल्कि पुरानी जो परंपराएं चली आ रही थी उस पर आधारित थी। धर्मशास्त्र एवं कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, इससे जो राजनीति शास्त्र पर एकमात्र भारतीय पुस्तक है, उससे शिवाजी ने अपने शासन प्रबंध के लिए तत्व ग्रहण किए थे। किससे? अर्थशास्त्र और जो धर्मशास्त्र है उससे अपने शासन के तथ्य ग्रहण किए थे। फिर आते हैं केंद्रीय शासन। अष्टप्रधान प्रमंडल था इनका। अष्टप्रधान अपने राज्य के कल्याणकारी प्रशासन तंत्र के सर्व प्रमुख प्रधान शिवाजी स्वयं थे। मतलब उनका जो पूरा तंत्र था वो, इसके प्रमुख कौन थे? शिवाजी स्वयं थे। सारी शक्तियाँ इन्हीं में केंद्रित थी, तो जितनी भी शक्तियाँ थी वो किस में केंद्रित थी? शिवाजी में ही केंद्रित थी। किंतु इनकी निरंकुशता एवं उदारता और जन कल्याण की भावना से युक्त थी। इनकी जितना ही प्रशासन था वह निरंकुश, उदारता एवं जन कल्याण की भावना से निहित था। इनके सभी मंत्री, अधिकारी, सेनापति आदि उन्हीं के प्रति उत्तरदायी थे। शासन में शिवाजी को सहायता देने के लिए 8 मंत्री या सलाहकार होते थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इनके नाम एवं कर्तव्य इस प्रकार हैं। शिवाजी के 8 मंत्री, जिनको अष्टप्रधान कहा गया है, क्यों होते थे? तो इनको सलाह देने के लिए होते थे, उत्तरदायी शिवाजी के प्रति ही होंगे। पहले आते हैं पेशवा। तो प्रथम पेशवा, दूसरे कौन हो जाएंगे? अमात्य, जो कि वित्त मंत्री थे। फिर आते हैं मंत्री, जो कि व्यक्तिगत सहायता के लिए होते थे। फिर आते हैं सुमंत, यह विदेश मंत्री होते थे। सचिव, यह सुरनवीश कहा जाता था। सेनापति पंडित राव, और 8वें आ जाएंगे न्यायाधीश। तो सबसे पहले कौन है? पेशवा, जिनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। यह राज्य के प्रधानमंत्री होते थे। शासन की कार्यकुशलता, अधिकारियों के बीच संतुलन एवं जन कल्याण का ध्यान रखते थे। शिवाजी की अनुपस्थिति में यही उनका प्रतिनिधि होते थे। उसने 15,000 होना वार्षिक वेतन मिलता था। सरदेसाई के अनुसार 15,000 होन का विनिमय मूल्य 3.5 रुपये की दर से 4,375 रुपये मासिक हो जाएगा। फिर आते हैं अमात्य। मतलब क्या करेंगे? वित्त वगैरह देखेंगे। तो वित्त मंत्री थे। इनका कार्य आय व्यय का विवरण रखना और उनकी जो सूचना थी शिवाजी को देना, भी इतना खर्च हो गया है, इतना इतना हो गया। फिर आते हैं मंत्री। यह व्यक्तिगत सहायक होते थे भैया शिवाजी के। शिवाजी का व्यक्तिगत सहायक या परामर्शदाता कौन होते थे? मंत्री होते थे। शिवाजी के जो गृह प्रबंध है, सुरक्षा है आदि का जो उत्तरदायित्व है वो मंत्री के हाथों में होता था।
फिर आते हैं सुमंत्र, अच्छा मंत्र देते थे विदेशों में, तो इसीलिए इनको विदेश मामले के मंत्री थे। विदेशी मामले में यह मंत्री शिवाजी को सलाह देते थे, विदेशी राजदूत प्रतिनिधि का स्वागत करना और अन्य व्यवस्थाएं यह सुमंत ही देखता था। मतलब कोई आ रहा है गेस्ट, उनको कैसे सम्मान करना है, राजदूत कहाँ भेजने हैं, कहाँ के आ रहे हैं, और सलाह देना इनका काम होता था सुमंत का। फिर आते हैं सचिव, इनको सुरुनवीश भी कहा जाता है। यह पत्र व्यवहार हेतु प्रारूप आदि तैयार कराते थे। परगने की आय व्यय का हिसाब भी सचिव रखा करते थे। सचिव हम लोग चुन चुन के सच्चा पत्र लिखते थे, मतलब पत्र व्यवहार करेंगे, परगनी आदि का आय व्यय हिसाब भी यही रखते थे। फिर आते हैं सेनापति, मतलब सेना में होंगे तो सेना की भर्ती करते थे, संगठन करते थे, उनका अनुशासन रसद आदि की व्यवस्था देखना उनका मुख्य कार्य था। रण क्षेत्र में आवश्यकता हो तो राजा को सलाह भी देने का काम करते थे सेनापति। फिर आते हैं पंडित राव, पंडित हैं तो मतलब क्या करेंगे, थोड़ा पूजा वगैरह का ध्यान रखेंगे, है ना। तो प्रजा के जो नैतिक चरित्र हैं उनको ऊपर उठाने हेतु प्रयत्नशील रहते थे। दान दीन दुखियों की मदद की व्यवस्था करते थे पंडित राव। जातीय झगड़े हैं उनको निपटाने का प्रमुख कर्तव्य पंडित राव का होता था। फिर आते हैं हमारे कौन, न्यायाधीश, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे एवं झगड़ों पर न्याय देते थे। मतलब न्यायाधीश क्या करेगा, न्याय करेगा, चाहे वो दीवानी है फौजदारी मुकदमे होंगे, उनके झगड़ों का न्याय देता था। फिर आते हैं अष्टप्रधान के रूप में, इन मंत्रियों के पद एवं दायित्व का विकास शिवाजी के राज्य के विस्तार के साथ ही हुआ था। मतलब जैसे शिवाजी का राज्य का विस्तार हुआ, ऐसे इनके दायित्व और पद भी बढ़ गए थे। राज अभिषेक के समय यह आठों पद मौजूद थे और आज के उत्तरदायी मंत्रिमंडल की तुलना अष्टप्रधान से नहीं करना चाहिए। तो भाई जब उनका राज्याभिषेक हुआ था उस समय ये 8 पद मौजूद थे, लेकिन आज हम देखेंगे इनका उत्तरदायित्व जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का है वो अभी है क्या, तो ऐसा नहीं कर सकते तुलना। ये सभी प्रधान राजा को विभिन्न मामलों में सलाह देते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। मतलब जो अलग अलग टॉपिक है उन पर सलाह देंगे और उनकी आज्ञा जो भी होगी उसके आज्ञा का पालन करेंगे। अपने विभाग की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना और उनका प्राथमिक दायित्व होता था। मतलब पूरी व्यवस्था तो ठीक है लेकिन उनका जो विभाग है उसको सुचारू रूप से चलाना इनका प्रमुख दायित्व होता था। शिवाजी अष्टप्रधान को उचित इज्जत एवं सम्मान देते थे, उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। मतलब ये जो शिवाजी हैं मंत्रियों की बहुत इज्जत करते थे और उन्हें नगद वेतन देते थे। फिर आते हैं प्रांतीय शासन, शिवाजी द्वारा राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था, इस संबंध में कुछ अलग अलग विवरण लेखकों के द्वारा दिए गए हैं। सरदेसाई जी ने यह उचित जो कथन है वह उचित लगता है कि शिवाजी का राज्य क्षेत्र में अस्थिर था क्योंकि उनके राज्य का निर्माण एवं विकास में ये सदा व्यस्त रहते थे। मतलब और राज्यों को जीतने के लिए, विकास करने के लिए, निर्माण करने के लिए व्यस्त रहते थे। इनके लिए इनका जो पूरा राज्य था वो भी अस्त व्यस्त था। पहले आते हैं, सब में होते हैं जो प्रांत, तो उनके यहाँ पे प्रांत थे। सरदेसाई के अनुसार शिवाजी ने अपने राज्यों को 3 प्रमुख प्रांतों में विभाजित किया था। पहले आते हैं उत्तरी प्रांत, सलहेर से पूना तक कोंकण सहित वाला क्षेत्र, इसे पेशवा मोरोपंथ पिंगले के अधीन रखा गया था। फिर आते हैं दक्षिणी कोंकण, यह उत्तरी कनारा तक अदातों के अधीन रखा गया था, अनादातों के अधीन रखा गया था। तीसरा आता है दक्षिण के क्षेत्र जो कि मोटे रूप से सतारा से धारवाड़ और कोपवल तक फैला हुआ था, इन्हें दत्ताजी पंथ के अधीन रखा गया था। तो मतलब इसके अतिरिक्त कुछ तुंगभद्रा के दक्षिण में जो जीते हुए राज्य थे जिनमें अरनी, बेल्लोर, जिंजी आती है, इसका प्रशासन शिवाजी के जो जमाता हैं रजी महाविक इनके हाथों में रहता था। 5वां, बहुत से इधर उधर फैले हुए जिले थे जहाँ समय समय पर विश्वस्तर एवं योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। तो देखो पहले आते मतलब इनका मेन तो प्रांत था, प्रांतों को भी इन्होंने 5 भागों में बांटा था, मतलब 5 उंगलियों की तरह बांटा था। तो पहले तो खुद कहा जाएगा, तो उत्तर में साहेल और पुणे वाला क्षेत्र जो कोंकण तक फैला था, इसमें पेशवा जो मोरोपंथ थे उनके अधीन में रखा गया था। दक्षिण में कोंकण वाला, उत्तरी कनारा से जो क्षेत्र है वो अनादाताओं के पास था। दक्षिण क्षेत्र जो कि मोटे रूप से सतारा से धारवाड़ तक है और इसमें पूरा बल की ज़रूरत होती थी क्योंकि दूर था, तो इसलिए कोप बल को पर रखा गया था, मतलब कोपबल तक ये था। और दत्ताजी पंथ इसके प्रमुख अधीन रखा गया था क्योंकि दत्ताजी के। और जो तुंगभद्रा के दक्षिण किनारे हैं वहाँ पर अरनी, बेल्लोर, जिंजी आदि का प्रशासन उनके जो जमाता थे रजी महाविक
उनके अधीन रखा गया था और बहुत से इधर उधर फैले हुए थे, वहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था उनकी योग्यता के आधार पर। सरदेसाई के अनुसार ही इन सारे क्षेत्र में 249 गढ़ थे, कहते हैं 249 गढ़ थे। वेतन नगद एवं वंशानुगत नहीं था। जो वेतन है वह नगद था और पद वंशानुगत नहीं होते थे। राजस्व को संग्रहित करने में प्रमुख रूप से जिन प्रशासनिक सिद्धांतों को आधार माना गया था उसमें शिवाजी की प्रशासनिक प्रतिभा एवं व्यवहारिक बुद्धि का पता चलता है। जैसे इन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों को अपनाया था, इससे पता चलता है कि इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उनका व्यवहारिक ज्ञान है, बुद्धि है, वो कितनी ज़्यादा तेज है। सरदेसाई के अनुसार ये सिद्धांत हैं शत्रुओं से देश की रक्षा मोर्चाबंदी युक्त गढ़ों के द्वारा की जाती थी। जो मोर्चाबंदी की गई है उनके गढ़ों से, उनसे के द्वारा शत्रुओं से देश की रक्षा करना। सेवाओं का पुरस्कार नगद दिया जाता था और भूमिदान द्वारा नहीं। पहले हमेशा जब भी किसी को पुरस्कार दिया जाता था तो भूमिदान कर देते थे। बेचारे सैनिक भूमि कर में किस करेंगे या कुछ करेंगे, तो अब क्या करने लगे, नगद वेतन में या नगद पुरस्कार देने लगे। सेवकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी, मतलब जो जितना योग्य होगा उसको वैसा पद दिया जाएगा। पद है वंश परंपरा के अनुसार नहीं दिया जाता था, मतलब बेटा का बेटा सैनिक बनेगा नहीं, बल्कि यदि योग्य है तो सैनिक बनेगा या कोई अधिकारी बनेगा। लगान परखे हुए प्रशासनिक कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित किया जाता था और जमींदारों एवं बीच के व्यक्तियों द्वारा नहीं। तो जितने भी लगान वगैरह है वह जमींदार या जो बीच का व्यक्ति मध्यम बिचौलिया होता था उससे नहीं इकट्ठा किया जाता था, बल्कि जो परखे हुए प्रशासनिक कार्यकर्ता थे वो ही इनको एकत्रित करते थे। भूमि को ठीक रखने की और ठेके देने की जो प्रथा है वह बंद कर दी गई थी, अतः भूमि की नीलामी कभी नहीं होती थी। मतलब अब ठेके पे भूमि नहीं दी जाएगी, ना ही नीलामी की जाएगी। समस्त शासन कार्य सुनिश्चित पृथक विभागों में विभक्त था। पूरा कार्य है वो अलग अलग विभागों के द्वारा किया जाता था पूरा काम। सब जातियों को सरकारी नौकरी में समान अवसर दिए जाते थे। जितनी भी जातियाँ हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या नीची जाति ऊपर जाति कोई भी है, बल्कि उनको सरकारी नौकरी में समान अवसर दिए जाते थे। योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती थी। व्यय का प्रबंध इस प्रकार किया जाता था कि प्रतिवर्ष कुछ बचत हो जाए, तो हमेशा थोड़ा थोड़ा बचा के रखा जाता था। फिर आते हैं रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था। लगान व्यवस्था में शिवाजी ने रैयतवाड़ी पद्धति को अपनाया था। रुक रुक के रैयत देते थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई थी। रैयतवाड़ी में राज्य एवं किसान के बीच सीधा संबंध होता है, मतलब किसान जाके सीधा राज्य को लगान वगैरह देता है तो सीधा संपर्क होगा। शिवाजी ने मलिक अंबर की व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन करके उसे ही लागू किया था। जो मलिक अंबर था ना, बीजापुर वाला, अहमदनगर वाला, उसकी जो व्यवस्था थी उसको ही इन्होंने लागू करा था, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। भूमि की नाप करवा कर पैदावार का अंदाज किया जाता था, मतलब इतनी नाप है, इसमें इतनी पैदावार हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाता था। पहले राज्य का हिस्सा पैदावार का 1/3 रखा गया था। बाद में जब अनेक स्थानीय कर हटा दिए गए तो लगान दर 40% कर दी गई थी। शिवाजी को भूमि व्यवस्था में आमतौर से किसान एवं प्रजा सुखी थी। जो शिवाजी का है उसमें दोनों किसान और जो जनता है दोनों सुखी थी, क्योंकि भैया इतने अच्छे से दे रख रहे हैं लोग। सामान्यतः शिवाजी ने जागीर देने की प्रथा को नहीं अपनाया था, जागीर नहीं देते थे, इसके लिए वह अपवाद अवश्य हो सकता है। फिर आते हैं चौथ और सरदेशमुखी। लगान व्यवस्था के अतिरिक्त चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी के आय के प्रमुख साधन थे। चौथ एक प्रकार का सैनिक कर था जो कि पड़ोसी राज्य एवं प्रभाव क्षेत्र से वसूला जाता था। मतलब चौथ जो आदिवासियों के पड़ोसी राज्य हैं उनसे वसूला जाता था, एक प्रकार का सैनिक कर हो जाएगा, है ना। चौथ से तात्पर्य संबंधित राज्य की वार्षिक आय का चौथा भाग होता था, मतलब जितनी भी राज्य है उसकी जितनी भी आय होगी उसका चौथा भाग था। श्री महागोविंद रानडे का विचार है कि जिस प्रकार से शिवाजी चौथ वसूला करते थे उसी प्रदेश पर किसी बाहरी आक्रमण से रक्षा का भार भी शिवाजी अपने ऊपर लेते थे। मतलब जिससे भी चौथ लेंगे वहाँ पर कोई बाहरी आक्रमण यदि होगा तो शिवाजी जाके लड़ेंगे। परंतु डॉक्टर S.N. सेन और सर जदुनाथ सरकार का मत ठीक है कि शिवाजी चौथ देने वाले राज्यों की प्रदेशों की रक्षा का भार अपने ऊपर नहीं लेते थे। चौथ की वसूली का मुख्य उद्देश्य सेना का खर्च चलाना था।
इन्होंने कहा कि भैया ज़रूरी नहीं कि चौथ दे रहे हो तो ये रक्षा करेंगे, नहीं, बल्कि चौथ इसलिए वसूला जाना है क्योंकि वहाँ पर जितने भी सैनिक लगाए हैं उनका खर्च चलाने के लिए। सरदेशमुखी नामक जो कर है मराठा राज्य के पैतृक देशमुखों से लिया जाता था, जो पैतृक देशमुख हैं उनसे लिया जाता था राज्य मराठा राज्य में, जो अपनी आय का 10वां भाग देते थे। कितना? उनकी आय जितनी होगी उसका 10वां भाग राज्य को दिया जाएगा। चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी और उसके बाद के काल में मराठा की शक्ति एवं विस्तार का प्रमुख साधन थे। ये जो प्रमुख कर है ना, ये शिवाजी ने लगाए, उनके बाद के जितने उत्तराधिकारी थे उन सब के द्वारा भी इसको लगाया गया है। फिर आती है भूमि कर व्यवस्था। भूमि कर व्यवस्था के लिए शिवाजी का पूरा राज्य 16 प्रांतों में विभाजित था। जैसे 16 महाजनपद थे, ऐसे इन्होंने अपने प्रांत को भी 16 भागों में बांट दिया। प्रत्येक प्रांत को महालों या परगनों में और महालों को तरफों में और प्रत्येक तरफ को मौजों में व्यक्त किया गया था। भैया देखो, सबसे पहले आ जाएंगे क्या हमारे भैया? प्रांत। बड़ा प्रांत, उससे छोटे आ जाएंगे तो महल। प्रांतों में बहुत सारे महल वगैरह रखे हैं तो महलों में, महल में छोटे छोटे से आ जाएंगे तोहफे, तो तोहफों में बांटा है। फिर तोहफों मिल जाएंगे तो हो जाएगी मौज, तो मौजों में व्यक्त किया गया है। मौज ग्राम का एक समूह होता था, मतलब बहुत सारे ग्राम किसमें होंगे? मौजों में होंगे। प्रांत सूबे में विभक्त होता था और सूबे का अधिकारी सूबेदार होता था या देश अधिकारी कहलाता था। महाल के राजस्व अधिकारी को सरहवलदार कहा जाता था। सरहवदार कहा जाता था किसको? जो कि किसका? महाल का अधिकारी होता था, सब कुछ सह लेता था, है ना, इसलिए सरहवदार इसको कहा जाता था। तर्क का राजस्व अधिकारी हवलदार होता था और ग्राम के राजस्व की छोटी इकाई नी होती थी। जो ग्राम राजस्व है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? नी होती थी। उसका उत्तराधिकारी जो है वह पाटिल होता था। पटली में छोटे छोटे नी लगा दो, तो नी सबसे छोटी इकाई है ग्राम की और इसका भी अधिकारी कौन हो जाएगा? पाटिल हो जाएगा। राजस्व अधिकारी को राजकोष से नगद वेतन मिलता था, मतलब राजस्व अधिकारी है वो मतलब जो राजस्व इकट्ठा करेगा उससे पैसे नहीं लेगा, बल्कि उसको राजकोष से नगद वेतन दिया जाता था। शिवाजी की राजस्व प्रणाली इतनी सुव्यवस्थित थी कि निरंतर सैनिक अभियान एवं युद्ध के होते हुए भी भूमि कर में वृद्धि नहीं हुई थी। मतलब इतने सारे युद्ध लड़े थे फिर भी भूमि कर में वृद्धि नहीं की गई थी, इतनी अच्छे से व्यवस्थित किया गया था। पिंगली कैंडी के मत में किसान यह जानते थे कि उन्हें क्या देना है और वह उतना बगैर किसी विरोध के देने की स्थिति में थे। मतलब किसानों को पता था कि उनको लगान कितना देना है और बिना चू चपाट करके वे लगान दे दिया करते थे। मतलब स्थिति अच्छी होगी तभी तो लगान देते थे, या फिर कम हो गया लगान का दर। फिर आते हैं न्याय व्यवस्था। शिवाजी की न्याय व्यवस्था आधुनिक न्याय व्यवस्था से भिन्न थी, जो भी चल रही है उससे अलग थी। न्याय के लिए ना तो न्यायालय थे और ना ही न्याय पद्धति थी, ना अलग से कोई कोर्ट रूम होता था, ना ही कोई न्यायाधीश होते थे, और न्याय की पद्धति भी नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। कानून लिखित नहीं था, पता नहीं था किससे कानून या न्याय है इनका। गांव में अधिकार पंचगण फैसला लेते थे, जो गांव के जो पंच होते ना वो ही फैसला लेते थे, अधिकार उनके पास होता था। राज्य की ओर से न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी न्यायाधीश होता था। तो यदि गांव से मामला राज्य में जाएगा तो राज्य में कौन होते हैं? न्यायाधीश होता था। ग्राम में फौजदारी के मुकदमे पटेल करते थे, जो गांव में है। पहले तो पंचायत करेंगे और इसमें भी जो फौजदारी के मामले होंगे उनको पटेल सॉल्व करता था। कानून की व्यवस्था के लिए विद्वान पंडित होते थे, जो पंडित थे ना वो इसको देखते थे। और गांव का मुखिया पाटिल कहलाता था, पाटिल ही है और वो गांव का मुखिया भी है। और जो नी था इसका मुख्य अधिकारी भी कौन था? पाटिल था। इसकी सहायतार्थ कुलकर्णी और ग्राम लेखक होते थे। तो इसकी सहायता करने के लिए कुल के कुछ लोग आ जाएंगे, कुलकर्णी, और जो राज्य लेखक है वो इनकी सहायता के लिए होता था, इनकी पाटिल की। फिर आते हैं शिवाजी की सैन्य व्यवस्था। राष्ट्रीय सेना का निर्माण इन्होंने किया था सबसे ज़्यादा। शिवाजी ने जिन सेना का संगठन किया था उसका स्वरूप राष्ट्रीय था, मतलब पूरे राष्ट्र में जाकर लड़ेगी, और इनकी चुस्ती फुरुस्ती काबिले तारीफ थी, मतलब बहुत ज़्यादा चुस्त फुरुस्त होते थे। छापा मार युद्ध पद्धति है उससे यह सिद्धस्त थे, मतलब छापा मार युद्ध पद्धति के लिए ये बिल्कुल एकदम निपुण थे।
इसी राष्ट्रीय सेना के बल पर इन्हें एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया था। इस सेना के बल पर ही इतना बड़ा राज्य स्थापित किया था। शिवाजी की जो सैनिक व्यवस्था थी वह कुछ प्रशंसनीय बातें इस प्रकार हो सकती हैं। इनकी सेना की कुछ प्रशंसा हम इस बात पर कर सकते हैं। तो पहला, तो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए शिवाजी ने जागीरदार प्रथा को समाप्त करके सैनिकों को नगद वेतन प्रदान किया था। तो अभी देखो हमने पढ़ा ना कि जागीरदार इन्होंने समाप्त कर दी थी जागीरदार प्रथा को, सैनिकों को नगद वेतन देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि जो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए। फिर आते हैं, शिवाजी ने अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह एवं अकबर की तरह स्थायी सेना का गठन किया था। इस माध्यम से वे बिखरी हुई मराठा शक्ति को एक राष्ट्रीय सेना के रूप में एकत्रित कर सके थे। तो इन्होंने देखा कि भाई मुगलों के पास इतना बड़ा साम्राज्य क्यों है, क्योंकि उनके पास एक स्थायी सेना है और जो लोकल राजा हैं, हिंदू राज्य हैं और भी हैं, उनके पास नहीं है। तो बस इन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह और अकबर की तरह स्थायी सेना रखी और पूरी जो मराठा शक्ति थी उसको एक राष्ट्रीय सेना के रूप में एकत्रित किया। फिर आते हैं, सैनिक अधिकारियों का पद वंशानुगत नहीं था। उनकी नियुक्ति वंश के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर होगी। मतलब ये नहीं कि पहले पिता सैनिक में है तो भैया पुत्र भी सेना में चला जाएगा, नहीं, बल्कि योग्य होगा तभी पुत्र जाएगा। सेना में भर्ती होने के लिए धर्म जाति का कोई बंधन नहीं था। कोई भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी जाति का व्यक्ति भर्ती हो सकता था। केवल वह एक शर्त के आधार पर आता था कि शिवाजी के आदर्श के प्रति निष्ठा होगी। शिवाजी के आदर्शों को मानेगा, उसके प्रति निष्ठा है तो वही सेना में भर्ती हो जाओ। शिवाजी की सेना में कड़े अनुशासन की व्यवस्था की जाती थी। ये नहीं कि भैया सो रहे हैं आराम से, मोटे दुगलू पुलुस लोग आ रहे, नहीं, अनुशासन कड़े थे। सेना के साथ स्त्रियां, दासियां, नर्तकियां एवं अनावश्यक सामान ले जाने की मनाही थी। भैया ये नहीं कि भैया पूरी घर गृहस्थी ले जा रहे हो, दासियों को ले जा रहे हो, नर्तकियों को ले जा रहे हो, अनावश्यक सामान लेके जा रहे हो, नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते थे। इस नियम का उल्लंघन करने वाले का सिर काट दिया जाता था। मतलब माफ़ी करने का कोई रोल ही नहीं है, पैर पकड़ो, माफ़ी मांगो, कुछ नहीं, हम सिर काट देंगे, तो सिर काट दिया जाता था। सैनिकों को भी ये निर्देश दिए गए थे कि वे घरों एवं खेतों के नज़दीक ना जाएं, उनके कारण प्रजा को कष्ट ना हो। मतलब ये नहीं कि भैया युद्ध पे जा रहे हो तो भैया गांव में जाके खेत में आग लगे हैं तो अमरूद खा लो, आम खा लो, नहीं, पानी में जाके कुआं पी लो, नहीं, कुएं से आगे पानी पी लो, गांव में जाके घूम रहे हैं, नहीं, कहीं नहीं जा सकते, गांव में नहीं जा सकते, खेतों के पास नहीं जाएंगे, प्रजा कष्ट नहीं होना चाहिए, तभी तो वो कर देगी अच्छे से। सैनिक आक्रमण के दौरान स्त्री एवं बच्चों को सताने पर कैद करने की मनाही थी। यदि युद्ध होगा तो महिला एवं बच्चों पर आक्रमण नहीं किया जाएगा और उनको बंदी नहीं बनाया जाएगा। सेना की शक्ति में के साथ आती है उनकी संख्या। सेना की संख्या, शिवाजी की सेना की निश्चित संख्या बता पाना संभव नहीं है। यह बताया गया है कि इनकी सेना में करीब 1 लाख पैदल सैनिक, लगभग 1 लाख ही घुड़सवार सैनिक होंगे। घुड़सवार सैनिक भी 2 वर्णों में होते थे। पहले आते हैं पागा, जो कि शाही घुड़सवार थे। भैया इनके पग अलग अटकते वटकते रहते थे, तो पागा ये शाही घुड़सवार होते थे। इनको बारगीर कहते थे। इनको क्या कहा जाता था? बारगीर कहा जाता था। बारगीर घुड़सवारों की संख्या 45,000 बताई जाती है। दूसरे प्रकार के घुड़सवार सिलेदार कहलाते थे। सिलेदार घोड़े, हथियार आदि अपने पास से खरीदते थे और युद्ध में राज्य की सेवा करने के लिए इन्हें निश्चित रकम दी जाती थी। मतलब ये कौन है? इनको जब युद्ध होगा तभी इनको खरीदा जाता था, सिलेदार को। तो उनके पास खरीद कर युद्ध में राज्य की सेवा करने के लिए इनको निश्चित रकम दी जाती थी। बागी घुड़सवारों को राज्य की ओर से निश्चित वेतन दिया जाता था। मतलब जितने दिन युद्ध में रहोगे इतना वेतन मिलेगा, हथियार मिलेंगे, घोड़े दिए जाएंगे। शिवाजी की सेना में कुछ हाथी, छोटा तोपखाना और एक जल सेना भी होती थी। मतलब यदि जल में आक्रमण होगा, जल से होगा तो जल सेना भी थी, घोड़े थे, तोपखाने थे और घोड़े तो थे। शिवाजी की युद्ध पद्धति देखते हैं तो सबसे पहले आती है छापा मार पद्धति, के नाम से प्रसिद्ध है। ये छापा मारते थे, पूरे सैनिक भी इसी में निपुण होते थे। इसे गौरेला युद्ध पद्धति कहा जाता है। यह पद्धति मुगल एवं बीजापुरियों दोनों से भिन्न थी। तो जो बीजापुर के लोग हैं वो जिस प्रकार से आक्रमण करते थे उनकी भिन्न है, और जो मुगल हैं वो जिस प्रकार से आक्रमण करते थे वो भी भिन्न है। इनकी अलग ही पद्धति चलती थी। एकाएक तेज गति से छापा मारने का जो कला है वह महाराष्ट्र की प्राकृतिक दशाओं के अनुकूल थी, क्योंकि जो महाराष्ट्र है पहाड़ी, मालव की पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो वहाँ की जो प्राकृतिक दशा है वहाँ पर ऐसा किया जा सकता है कि भाई तेज गति से आओ और मार के फिर निकल जाओ।
छापामार रणनीति मुगलों के विरुद्ध काफ़ी सफल रही थी, क्योंकि भाई मुगल यहाँ उत्तर भारत से आते हैं, वहाँ पे भैया खुले मैदान में युद्ध होता है, लेकिन जो हमारे मराठा हैं वो पहाड़ियों से छुपकर आक्रमण कर रहे हैं, तो भैया इनके लिए काफ़ी सफल रही थी, इसलिए बेचारे मुगल जीत नहीं पा रहे थे। मुगल सेना बड़े बड़े काफिलों के साथ कबीलों के साथ आती थी। इसमें सेना अध्यक्ष बिलासी हो गए थे। शिवाजी के सैनिकों को साधारण भोजन पानी एवं असाधारण कष्ट सहने की आदत थी। छोटी छोटी सी टुकड़ियों में बटकर शिवाजी की सेना काफ़ी तेजी से आगे बढ़ती थी। तो इसमें क्या है, देखो जो मुगल आए थे उनके सेनापति हमेशा से बिलासी थे भैया, उनके यहाँ से काफिले चल रहे हैं, नृत्य की आ रही हैं, नाट्य भी चल रहा है, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, कविताएं भी हो रही हैं, ये सब था में बिलासी हो रहे थे वो लोग। और भोजन भी चाहिए, अच्छा चाहिए, मांसाहार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जो शिवाजी थे इनके जो पूरे सैनिक थे उनको भोजन ना भी मिले तब भी भैया वो कष्ट वष्ट सह के काम कर लेते थे और छोटी छोटी टुकड़ी में आगे बढ़ते जाते थे और युद्ध करते जाते थे। इनके पास सामान हथियार भी हल्के होते थे। पहले ही बोला था कि बिना काम का सामान लेके नहीं जाना है, यदि लेकर जाओगे तो सिर काट दिया जाएगा। तो सामान और हथियार हल्के थे, इसलिए वो थकते भी नहीं थे। शिवाजी के सैनिक एक दिन में 30 से 40 मील की दूरी तय कर लेते थे, और जो मुगल जाते थे बहुत सारा सामान लेके जाते थे, खाने पीने का सामान लेके जाते थे, तो बस मटकते मटकते धीरे धीरे चलते थे, और ये भैया 30 से 40 मील की दूरी एक दिन में ही तय कर लेते थे। फिर आते हैं दुर्ग सुरक्षा व्यवस्था के आधार। शिवाजी की जो सैनिक व्यवस्था थी और सुरक्षित व्यवस्था में दुर्ग एवं किलों का ही बड़ा योगदान था भैया। इन्होंने सबसे पहले जीते थे क्या, किले। कहा जाता है कि इनके राज्य में करीब 240 से 250 दुर्ग थे। यह किले प्राकृतिक ढंग से पहाड़ियों पर बने हुए थे, जिन्हें जीतना शत्रुओं के लिए आसान नहीं था। पूरे भी पहाड़ी पे बना है, एक ही रास्ता है जाने का, आप जाओगे वो जाके मार देंगे। चारों तरफ से खाई है, वहाँ गिरोगे वहाँ से चढ़ नहीं सकते, और यदि गिरोगे तो मर जाओगे। तो प्रत्येक किले के साथ कुछ जमीन भी जुड़ी होती थी। हर किले के 3 पदाधिकारी रखे जाते थे। जो जितना भी किला है उसमें कितने 3 पदाधिकारी होंगे। इसमें पहले आएंगे हवलदार, फिर सर-ए नौबत जो किलेदार होता था, फिर आते हैं सरनवीस। अपने इनके कर्तव्य विभाजित थे, कर्तव्य जो थे अलग अलग, लोग अलग अलग काम करते थे, परंतु किले की रक्षा एवं शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व सामूहिक था। तो जितनी भी रक्षा है और जो पूरी शासन व्यवस्था है उनका दायित्व सबका होता था, लेकिन अलग अलग काम होते थे। वास्तव में ये सारे दुर्ग ही सेना के हवाले होते थे और शिवाजी के राज्य के प्राण थे। जितने भी दुर्ग हैं वो सब शिवाजी के प्राण हैं, और सबकी सुरक्षा उसी प्रकार से की जाएगी जैसे राजगढ़ के दुर्ग की जाएगी। फिर आते हैं शिवाजी की नौसेना। बंदरगाह के पास है भैया महाराष्ट्र, तो मराठा साम्राज्य नदियों वदियों में भी आक्रमण करेंगे, समुद्र में आक्रमण करेंगे, तो इनके पास भी नौसेना होती थी। अनेक इतिहासकारों ने शिवाजी की इस बात के लिए प्रशंसा की है कि इन्होंने राज्य की रक्षा की दृष्टि से नौसेना को महत्व समझा था। भैया नौसेना को भी इन्होंने बहुत महत्व दिया था। शिवाजी ने जो जल बेड़ा तैयार किया था उसे छोटे बड़े सब मिलाकर 400 जहाज थे इनके पास। तो छोटे जहाज बड़े जहाज हर प्रकार के मिलाकर इनके पास लगभग 400 जहाज हुआ करते थे। इन्हें अपनी नौसेना के लिए दरिया सारंग और मिस्री जैसी नौ सैनिकों की सेवाएं प्राप्त थीं। तो इनकी सेना के लिए दरिया सारंग और जो मिस्री जैसी नौ सैनिक हैं वो सेवाएं प्राप्त होती थीं। शिवाजी को नौसेना का मुकाबला पुर्तगालियों, अंग्रेजों एवं सिंधियों से अक्सर करना पड़ता था। किससे लड़ते थे? अंग्रेजों से, पुर्तगालियों से, और जो सिंधियाँ हैं उनसे उनको लड़ना पड़ता था। अंग्रेजों और पुर्तगालियों की तुलना में शिवाजी की नौसेना कम शक्तिशाली थी और इनके पास तोपखाने भी काफ़ी कम थे। यह वजह है कि शिवाजी की नौसेना पुर्तगालियों से गोवा और सिद्धियों से जंजीरा टापू छीनने में असफल नहीं हो सकी, मतलब सफल नहीं हो सकी थी। अब देखो, भले अंग्रेजों से लड़ने के लिए, पुर्तगालियों से लड़ने के लिए इनके पास नौसेना है, लेकिन वो उतनी आधुनिक नहीं है, तोपखाने बड़े बड़े नहीं हैं, इसलिए जो पुर्तगाली हैं इनसे गोवा और जो सिद्धियाँ हैं इनसे जो जिंजीबार का टापू है वो छीनने में ही असफल रहे थे। फिर भी शिवाजी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने नौसेना अपने समुद्री तट की रक्षा कर सकती थी, और उनकी रक्षात्मक भूमिका भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। रक्षा तो कर ही सकती थी समुद्री तट से। फिर आती है शिवाजी की शासन प्रणाली का मूल्यांकन करेंगे हम इस प्रकार देख सकते हैं कि शिवाजी की
नागरिक प्रशासन एवं सैनिक संगठन अत्यंत व्यवस्थित एवं राज्य की आवश्यकताओं के अनुकूल एवं उच्च कोटि का था। तो हम देखें इनका नागरिक प्रशासन, सैनिक संगठन बहुत ही अच्छा था, अनुकूल था, उच्च कोटि का था। शिवाजी ने अपनी शासन प्रणाली द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि वे केवल एक विजेता मात्र ही नहीं वरन उसमें कुशल शासक के भी अनेक गुण समाविष्ट हैं। शिवाजी ने शासन व्यवस्था में अनेक संस्थानों का निर्माण किया था और उनकी रचनात्मक प्रतिभा का द्योतक है। भाई उन्होंने तेज शासन व्यवस्था बनाई थी, इससे पता चलता है कि वह रचनात्मक भी थे। उनकी भूमिकर पद्धति भी प्रजा हितकारी और उचित थी, भी प्रजा इससे दुखी नहीं थी। लेकिन शिवाजी की शासन व्यवस्था में केवल कुछ दोष थे। सर्वप्रथम तो उन्होंने अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का प्रयास नहीं किया, मतलब ज़्यादा कर लगा सकते थे तो इन्होंने ज़्यादा आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश नहीं की। उनके प्रमुख आय लूट के द्वारा प्राप्त होती थी, ज़्यादा यदि उनको आय प्राप्त करनी है तो लूट मार कर लो। कालांतर में लूट मार की नीति से मराठा सरदार अत्याचारी और भ्रष्ट एवं बदमाश हो गए थे और उनका पतन हो गया। पहले तो अच्छे थे भैया, पूरा राजकोष में जमा करा देते थे लूट का धन, लेकिन बाद के जो मराठा सरदार थे वो अत्याचारी हो गए थे, भ्रष्ट हो गए थे और बदमाश हो गए थे, जिससे उनका पतन हो गया। द्वितीय शिवाजी ने अपनी प्रजा के मानसिक विकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी भैया। जब दूसरा शिवाजी जो हैं, द्वितीय शिवाजी हैं, पानीपत की लड़ाई हुई, इसके बाद भैया पूरी प्रजा मानसिक रूप से हानि पहुंच रही थी, हाश हो रहा था, लेकिन उन्होंने उनकी कोई व्यवस्था नहीं की। प्रजा हितकारी कार्य की उपेक्षा उनके कारण उनका राज्य अस्थायी हो गया, इससे पूरी प्रजा अस्थायी हो गई। तथापि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी योग्य पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति का महान उत्थान हुआ। जैसे कि शिवाजी द्वितीय गए, इनके जो उत्तराधिकारी थे वो थोड़े से योग्य थे और उन्होंने महान शक्ति का उत्थान किया। फिर आते हैं भारतीय इतिहास में शिवाजी का स्थान निर्धारित कीजिए। भारतीय इतिहास में शिवाजी की उपलब्धि एवं स्थान का परीक्षण कीजिए। मतलब जो हमारा भारतीय इतिहास है इसमें शिवाजी किस प्रकार से स्थान रखते हैं। भारतीय इतिहास में शिवाजी का स्थान, शिवाजी इतिहास के महान विभूतियों में से एक हैं। वे अपने युग के महान सेना नायक हैं। इन्होंने अपनी सैनिक प्रतिभा, रण कुशलता से सैनिक अभियान एवं विजय से सबल शत्रुओं को परास्त किया था। अफजल खां का वध किया, शाइस्ता खां पर सहसा आक्रमण किया। उनकी पराजय, औरंगजेब की कैद से निकलना, मुगल सेना नायक को निरंतर परास्त कर देना शिवाजी को महान सेना नायक प्रमाणित करता है। इन्होंने प्रबल शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी अपनी विजय से विशाल राज्य स्थापित किया। यह कहना है कि शिवाजी ने एक लुटेरे एवं डाकू बनकर राज्य बनाया असत्य है। निसंदेह शिवाजी ने मुगलों के प्रदेश एवं शिविरों को लूटा और अपार धन युद्ध सामग्री प्राप्त की, परंतु इस आधार पर शिवाजी को लुटेरा कहना और उनके राज्य को लुटेरों का कहना तथ्यों से मुंह मोड़ना है। प्रत्येक राज्य विभिन्न साधनों से अपने आय और राज्य का विस्तार करता है। औरंगजेब ने भी यही किया था। उस समय दक्षिण के राज्य की कोई प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक सीमाएं नहीं थी। ऐसी दशा में शिवाजी ने लूटपाट और युद्ध से अपनी शक्ति एवं राज्य की सीमाएं बढ़ाई, पर शिवाजी ने अपने मित्र प्रदेशों एवं राज्य को नहीं लूटा। निर्धनों को, स्त्रियों को, बच्चों को भी हानि नहीं पहुंचाई। यद्यपि शिवाजी विस्तारवादी, साम्राज्यवादी एवं महत्वाकांक्षी नरेश थे, परंतु उनकी महत्वाकांक्षाओं ने उनके राजशक्ति एवं धन की विपुलता ने और उनके भौतिक गुणों को विचलित नहीं होने दिया। मध्य युग में वे सद्गुण संपन्न, निवर्सनीय एवं आदर्श राजा थे। उनकी असाधारण वीरता, राजनीति एवं कूटनीति से एक साधारण जागीरदार के पुत्र से एक स्वतंत्र राजा के पद पर पहुंच गए थे। यह उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। शिवाजी अपने आकर्षक व्यक्तित्व एवं सद्गुण संपन्न प्रारंभिक सफलता से विभिन्न वर्गों के सुयोग्य लोगों को अपने अधीन एकत्रित एवं संगठित किया था। इन्होंने उनके निर्मम, क्रूर विदेशी मुगल राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने और अपने स्वतंत्र हिंदू राज्य को स्थापित करने की भावना से प्रेरित किया। शिवाजी ने अपने संघर्ष एवं सफलता से मराठाओं में एक नवीन जागृति, स्फूर्ति एवं साहस उत्पन्न किया था। दक्षिण की सुल्तान एवं जो मुगलों से संघर्ष करने की शक्ति में और
अपनी अंतिम विजय के लिए मराठाओं में दृढ़ आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया था। उनमें त्याग की भावना आ गई थी। ऐसा धार्मिक उत्साह आ गया था कि वे साहस से हर संकट को झेलने के लिए तैयार हो गए थे। फलतः शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठाओं ने लगभग 22 वर्ष 1685 से 1707 तक अंग्रेज या औरंगजेब की प्रबल शक्ति एवं विशाल सेना का दृढ़ता से सामना किया था। अपने भयंकर अत्याचारों एवं रचनात्मक नीतियों के द्वारा औरंगजेब पर राष्ट्रीय प्रेम एवं सर्वत्र बलिदान त्याग की भावना मराठाओं के हृदय से नहीं निकाल सका, जो शिवाजी ने उनके हृदय में भरी थी। शिवाजी के देहावसान के बाद स्वतंत्रता के लिए जो दीर्घकालीन वीर युद्ध हुआ, उसमें मराठा और उनका राष्ट्र अप्रतिम धैर्य एवं दृढ़ता, शांति एवं शक्ति पुरुषार्थ के साथ डटा रहा। उसने अपने कृत संकल्प से शत्रु सम्राट औरंगजेब पर विजय होकर नवोदित मराठा राज्य के संस्थापक को अक्षय गरिमा से मंडित किया। शिवाजी की प्रमुख उपलब्धियां तो राज्य विस्तार और धन की प्राप्ति में उतनी नहीं थी जितनी कि मराठाओं में एकता, आत्मविश्वास, स्वामी भक्ति, राष्ट्रभक्ति एवं प्रज्वलित जन स्वतंत्राकांक्षा के उत्पन्न करने से थी। उन्होंने नव राष्ट्रवाद के प्रति आश्वासित निर्मित थी। दक्षिण भारत में हिंदुओं में राष्ट्रीय स्फूर्ति का संचालन एवं राष्ट्रीय नवनिर्माण की भावना फूंक देना शिवाजी का प्रधान रचनात्मक कार्य है, जीवन की एक बड़ी उपलब्धि भी थी। इन्होंने दक्षिण के इस्लामी सुल्तान एवं औरंगजेब जैसे जिंदा पीर के विरुद्ध हिंदुओं के राष्ट्रीय अभियानों का संगठन किया था। इन्होंने दक्षिण में जहां हिंदुओं का कोई भी संगठित स्वतंत्र राज्य नहीं था, अपने बाहुबल से एक नवीन राष्ट्र हिंदू राज्य, एक अजय, अनुशासनबद्ध, साहसी, स्थायी सेना, कुशल व्यवस्थित शासन स्थापित किया था। इन्होंने मंत्रिमंडल, प्रांतपति, सेनानायक, दुर्गपति आदि हिंदू थे। किसी भी तात्कालिक हिंदू प्रशासन में मुगलों की शक्ति के चरम उत्कर्ष के युग में बीजापुर, गोलाकुंड के प्रबल विरोधी शक्ति के सामने विदेशी सिंधियों, पुर्तगाली, डचों एवं अंग्रेजों की बढ़ती हुई व्यापारिक एवं सैनिक शक्ति के प्रतिरोध के बावजूद भी नवीन स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित नहीं किया। पर शिवाजी ने अपनी प्रतिभा, गुण, नीति, कार्य विजयों से प्रमाणित कर दिया कि इस्लाम धर्म और राज्य से शोषित एवं कराहती हुए हिंदू जाति भी एक महान राष्ट्र में परिणति की जा सकती है तथा वह सबल शत्रुओं को परास्त कर सकती है। शिवाजी ने अपने दृढ़ सैनिक संगठन से यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू अपनी थल जल सेना में अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, अपनी स्वयं की स्वस्थ प्रशासन व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। संक्षिप्त में शिवाजी ने हिंदू राष्ट्र को शत्रुओं के हाथ में खोई हुई स्वतंत्र सत्ता दिलाकर अपना राज्य स्थापित कर अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि शिवाजी हिंदुओं का अंतिम महान एवं रचनात्मक राष्ट्र निर्माता था। यह पर भी उल्लेख प्रशंसनीय होगा कि शिवाजी ने एक नवीन हिंदू राज्य की स्थापना नहीं की, अपितु नवीन जीते हुए प्रदेशों का अपने समस्त राज्य का शासन प्रबंध व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से किया। शिवाजी का सैन्य संगठन, विजय एवं प्रशासन व्यवस्था सभी एक सुचारू रूप में होते थे। उनकी सफलता का यह एक मौलिक आधार है। उनकी प्रशासन व्यवस्था एवं संस्थाएं उनके देहावसान के बाद एक शताब्दी तक प्रचलित रहीं। वस्तुतः शिवाजी एक कुशल प्रशासक और एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उनके उत्कर्ष पर पहुंची हुई मुगल शक्ति में निरंतर संघर्ष करके शिवाजी ने एक नवीन राष्ट्र का निर्माण किया था। फिर आते हैं महाराजा रणजीत सिंह के कार्य एवं उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए।
साम्राज्य निर्माता के रूप में रणजीत सिंह का मूल्यांकन कीजिए। रणजीत सिंह की जीवन वृत्त तथा प्रशासन का वर्णन कीजिए। उनके नेतृत्व में सिखों का उत्थान किस प्रकार से हुआ है, इसका वर्णन कीजिए। अभी हमने मराठा पढ़ ली, अब हम सिख पढ़ेंगे और उनमें ही पढ़ेंगे रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह का प्रारंभिक परिचय। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम महासिंह था, महान थे इसलिए तो महासिंह था, और माता का नाम था राजकौर। उस समय पंजाब में छोटे छोटे 12 राज्य थे जो कि मिसल कहलाते थे। मिसल महासिंह एक मिसल या जो राज्य है सुखेर के चुकिया के सरदार और शासक थे। सुखेर के चुकिया के शासक थे। बचपन में रणजीत सिंह ने यद्यपि पुस्तकीय विद्या प्राप्त नहीं की थी, मतलब वो कभी स्कूल पढ़ने विद्यालय नहीं गए थे किताबें वगैरह पढ़ने, तथापि अन्य अद्भुत प्रतिभा एवं कुशाग्र बुद्धि के द्वारा इन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी एवं हथियार चलाने का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब ये घुड़सवारी जानते थे, युद्ध कला जानते थे और हथियार चलाना जानते थे। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात रणजीत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठे, जो सुखेर के चौकिया के शासक थे। महासिंह इनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र 12 वर्ष का था और राज सिंहासन पर बैठा। प्रारंभ में कुछ वर्षों में वे अपनी मां और सास के संरक्षण में थे। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना विजय अभियान शुरू कर दिया। जैसे 18 साल के हुए भैया युद्ध करने चले गए। अपनी सीमित सैन्य शक्ति किंतु अपूर्व धैर्य, साहस, पराक्रम एवं शौर्य के बल पर उन्होंने पंजाब के विभिन्न प्रदेशों को जीता और अपनी छोटी सी जागीर को विशाल राज्य में बदल दिया। मतलब छोटे ही उम्र में इन्होंने इतना सारा साहस, पराक्रम, धैर्य और शौर्य दिखाया कि बहुत बड़ा राज्य बना लिया। 1798 में काबुल के शासक जमान शाह से समझौता करके रणजीत सिंह ने पेशावर पर अधिकार कर लिया। जमान शाह से मान गया, समझौता हुआ तो पेशावर पर अधिकार कर लिया। शीघ्र ही रणजीत सिंह ने जम्मू के शासक को भी अपने अधीन कर लिया। मतलब वहाँ पर पेशावर और यहाँ पर जम्मू के जो शासक थे उनको भी अपने अधीन कर लिया। अब रणजीत सिंह एक विशाल राज्य के स्वामी बन गए थे। रणजीत सिंह के राज्य का विस्तार। अपनी शक्तियों में वृद्धि करके रणजीत सिंह ने अनेक राज्य एवं प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। इन्होंने अकलगढ़, कसूर एवं गुजरात के छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। मतलब अकल का ताला खोड़ा, कोई कसूर नहीं था गुजरात का, तो अकलगढ़, कसूर एवं गुजरात के छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की। 1805 में इन्होंने अमृतसर पर अपना अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह अंग्रेजों की शक्तियों से अच्छी तरह से परिचित थे। मतलब अंग्रेजों को देख रहे थे कि कैसे लोगों को पराजित करते हैं, तो उनकी शक्तियों से अच्छे से परिचित थे। तथापि इन्होंने जशवंत राव होलकर की प्रार्थना पर उसे अंग्रेजों के विरुद्ध कोई सहायता नहीं दी थी। जब जसवंत राव होलकर इनसे सहायता मांगने गए कि भैया अंग्रेज हम पर आक्रमण कर रहे हैं, सहायता करो, तो रणजीत सिंह ने वहाँ पर बोला कि भाई हम नहीं बोल सकते, अंग्रेज बहुत कूटते हैं। इन्होंने 1805 के बाद जो सतलज पार के विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त की, सतलज पार कर ली और वहाँ के बहुत सारे राज्य जीते, अनेक राजाओं को अपने अधीन बना लिया। रणजीत सिंह की बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेज भी सतर्क हो गए। अंग्रेज भी अब भाप गए कि भैया हमें होलकरों को हरा दिया है, लेकिन आने वाली टाइम पर रणजीत सिंह भी हमें चुनौती देने वाले हैं। वे रणजीत सिंह की शत्रुता मोल लेने का साहस नहीं कर सकते थे। पता था भैया रणजीत सिंह पकड़ लेंगे तो बहुत कूटेंगे, तो इसलिए इन्होंने भी आक्रमण नहीं किया। 1805 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि कर ली। मतलब अमृतसर में तुमने आक्रमण किया है, ठीक है, अब संधि कर लो हमसे। इस संधि के अनुसार सतलज नदी को रणजीत सिंह की दक्षिण सीमा मान लिया गया कि भैया रणजीत सिंह का जितना भी राज्य है उसकी दक्षिणी सीमा कौन सी है, सतलज नदी है। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के राज्य में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया कि भैया हमें आपके राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करना, हम आएंगे भी नहीं उस साइड। अमृतसर की संधि के कारण ही रणजीत सिंह ने अपने राज्य का विस्तार पश्चिम की ओर किया। मतलब अब वो दक्षिण साइड नहीं आएंगे क्योंकि दक्षिण की सीमा बन गई सतलज नदी, अब वो जाएंगे पश्चिम की तरफ। 1823 में इन्होंने पश्चिम भारत में सिख साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त कर ली थी और अपने साम्राज्य में सतलज नदी के पश्चिम का संपूर्ण पंजाब, मुल्तान,
कश्मीर, पेशावर तक विस्तृत प्रदेश इनने अपने राज्य में शामिल कर लिए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रणजीत सिंह द्वारा विशाल सिख राज्य की स्थापना एवं महान कार्य किया गया था। आपस में लड़ रहे सिखों को संगठित करके उन्हें एक महान शक्ति में बदलकर रणजीत सिंह की महान क्षमता एवं कौशल का परिचायक माना जाता है। मतलब जो इनके अलग अलग वो थे ना, मिसल थे, इनको इन्होंने मिलाया और एकत्रित करके जो सिख शक्ति थी उसकी क्षमता को बढ़ा दिया था। रणजीत सिंह का शासन प्रबंधन। रणजीत सिंह केवल योद्धा, महान विजेता या साम्राज्य निर्माता ही नहीं है, वरन वह एक उच्च कोटि के संगठनकर्ता और शासक भी थे। मतलब ये अपन ये नहीं बोल सकते योद्धा ही, बल्कि इन्होंने संगठन बनाया और बड़े बहुत अच्छे शासक थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का संगठन बहुत ही योग्यता और सूझबूझ से किया था। इसका राजस्व का सिद्धांत जल कल्याण पर आधारित है। जितने भी जन हैं उनका कल्याण करना इनका राजस्व सिद्धांत था। वह निरंकुश होते हुए भी सदैव जनता के कल्याण को ध्यान में रखते थे। मतलब निरंकुश हैं सेना के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमेशा जनता का कल्याण करते हैं। इसलिए उनके शासन में जनता पूर्ण संतुष्ट थी। धार्मिक कट्टरता उनमें बिल्कुल नहीं थी। सभी धर्मावलंबी उनके राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त थे। हर धर्म के व्यक्तियों को नियुक्त किया था इनने। रणजीत सिंह का राज्य 4 प्रांतों में विभक्त था। पहले आते हैं हमारे कश्मीर वाला क्षेत्र, मुल्तान वाला क्षेत्र, पेशावर और लाहौर। 4 मुख्य प्रांतों में विभाजित किया था इन्होंने। प्रांतीय गवर्नर नाजिम कहलाते थे। जो इनका गवर्नर था वो कौन था? नाजिम था। जिम नहीं जाता था, नाजिम। नाजिम से नीचे करदार नामक अधिकारी होते थे, अलग अलग किरदार निभाते थे। नाजिम करदार होते थे। प्रत्येक प्रांत अनेक परगनों में विभाजित था। कृषक से उनकी उपज का 2/5 से 1/3 भाग तक खेती की उर्वरता के आधार पर वसूला जाता। जो जितनी अच्छी खेती होगी उससे उतना ज़्यादा कर वसूला जाएगा। भूमि कर वसूल करने का काम करदार, मुकद्दम, कानूनगो और पटवारी करते थे। कर के लिए भैया ये नहीं जाते थे रणजीत सिंह, बल्कि कौन जाता था? मुकद्दम, करदान, कानूनगो और पटवारी। इन कर्मचारियों के वेतन अतिरिक्त 5% कमीशन भी दिया जाता था। मतलब वेतन मिलेगा और 5% तक कमीशन भी मिलेगा। जागीरों में जागीरदार लगान वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करते थे। मतलब जागीरदारी व्यवस्था थी। जागीरों से जागीरदार धन वसूल कर खजाने में जमा करवाते थे। भूमि के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी राज्य को काफ़ी आय होती थी। मतलब जो भूमि है उसके अलावा भी अलग अलग साधन होते थे राज्य के आय के। फिर आती है न्याय व्यवस्था। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था निरंकुश सिद्धांतों पर आधारित थी। जो रणजीत सिंह है उसकी न्याय व्यवस्था कैसी है? निरंकुश सिद्धांतों पर आधारित है। राज्य में कोई लिखित दंड विधान नहीं था, कोई भी लिखा हुआ नहीं था जिसके आधार पर दिया जाता था। ग्राम निवासियों के झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायतें करती थी। मेरे ग्रामों की झगड़े शांति वही निपटाओ ग्राम पंचायतों में। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी न्यायाधिपति रणजीत सिंह स्वयं थे सर्वोच्च अधिकारी, और उनकी अदालत लाहौर में होती थी। अदालत अल आल होती थी कहाँ पे? लाहौर में। प्रमुख हैं इसके न्यायाधीश रणजीत सिंह स्वयं। और दंड विधान बहुत कठिन था इनका। सैनिक व्यवस्था। सेना के द्वारा ही रणजीत सिंह ने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। सभी सेना के बल पर ही करते हैं। अतएव सेना की को कुशल एवं सुदृढ़ बनाने में इनका पूरा ध्यान था। सेना को अच्छा बनाने में इन्होंने ज़्यादा ध्यान लगाया है। सेना मुख्यतः 2 भागों में बटी हुई थी। पहली फौज ए खास और फौज ए आम। एक खास थी और एक आम थी, दोनों फौजी थी। तो फौज ए आम और फौज ए खास। फौज ए आम एक स्थायी थी सेना थी। सेना में पैदल, घुड़सवार और तोपखाने नामक 3 अंग थे। स्थायी में घुड़सवार, पैदल और तोपखाने होते थे। रणजीत सिंह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे दूर की देख सकते थे। वह जानता था कि कभी न कभी सिखों को अंग्रेजों का मुकाबला करना पड़ सकता है। तत्एव उसने अपनी सेना में पैदल और तोपखाने को विशेष मजबूत बनाने का प्रयास किया था। उनको पता था आज अंग्रेज हमारे साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, कल लड़ेंगे, तो भैया इससे अच्छा पैदल सेना और तोपखाने को मजबूत बना कर रखो। रणजीत सिंह का चरित्र मूल्यांकन। महाराजा रणजीत सिंह एक कुशल सैन्य संगठक, सफल विजेता और वीर योद्धा एवं कुशल शासन प्रबंधक थे।
एक छोटी सी मिशल राज्य को उन्होंने अपनी महान योग्यता से विशाल राज्य में बदल दिया था। यह उनकी विस्मयजनक कार्यक्षमता एवं महान संगठन शक्ति का परिचायक है। वह एक महान विजेता थे। भीषण युद्ध में संलग्न रहने का उससे शौक था। वह वीर पुरुषों के साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। उनके सैनिकों के साथ भी उनका व्यवहार अत्यंत ही स्नेहपूर्वक था। वह पाश्चात्य सैन्य व्यवस्था से प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने अपनी सेना को भी पाश्चात्य प्रणाली पर ही संगठित किया था। रणजीत सिंह यद्यपि शिक्षित नहीं थे, तथापि वह अपने समस्त कार्यों में अति कुशल और कूटनीतिज्ञ था। वह अपने राज्य का निरंकुश शासक था और उसका आदर्श सर्वोपरि होता था। वह स्वयं राज्य के सभी विभागों की जांच करता था, मतलब कोई भी विभाग में घोटाला नहीं हो सकता था। निरंकुश होते हुए भी जनता को सुखी रखता था और उनका मुख्य उद्देश्य यही था जनता सुखी रहे। जनता सुखी भी थी, जनता उसके शासन से सुखी, संतुष्ट एवं समृद्ध थी। भैया ज़्यादा कर नहीं ले रहे हैं, शासन में भ्रष्टाचार नहीं है, न्याय अच्छे से हो रहा है, तो भैया खुशी है, संतुष्ट है और समृद्ध है। अपनी प्रजा को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। कोई भी धर्म अपनाओ। अन्य धर्मावलंबियों के लिए भी उनका व्यवहार उदार एवं सहिष्णुता पूर्वक था और जो अन्य धर्म के लोग थे उनका भी आदर करता था और ज़्यादा कट्टरवाद नहीं था। वह स्वयं को सिख जाति का प्रथम सेवक मानता था और निसंदेह रणजीत सिंह के कार्य एवं गुणों के कारण सिख जाति को सुदृढ़, सुगठित एवं सबल बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए ये खुद को क्या बोलता था? सिख जाति का प्रथम सेवक। रणजीत सिंह ने अनपढ़ होते हुए भी शिक्षा एवं साहित्य की उन्नति को प्रोत्साहन किया था। वह विद्वानों का आदर सत्कार करता था। उनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी। इतिहास एवं साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने में वह विशेष अभिरुचि प्रकट करता था तथा इन विषयों की पुस्तकों विद्वानों से लिखवाता रहता था। उसके निर्णय परामर्श हमेशा बुद्धिमत्तापूर्ण होते थे। रणजीत सिंह की मृत्यु। कठोर परिश्रम के कारण रणजीत सिंह का स्वास्थ्य खराब हो गया। इतनी लड़ाई कर रहे थे तो भैया ये बीमार भी हो गए और 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। निष्कर्ष, भारतीय इतिहास में रणजीत सिंह का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वह एक राज्य निर्माता, सैन्य संगठन, कुशल शासक, प्रजाहित करने वाले महान चरित्र नायक थे। सिख राज्य को संगठित करने के लिए उन्हें महान सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आता है शिवाजी के व्यक्तित्व एवं चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे शिवाजी का मूल्यांकन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शिवाजी के समान महत्वपूर्ण कोई भी शासक नहीं हुआ है। शिवाजी एक महान हिंदू राष्ट्र की कल्पना साकार करने वाले अग्रणीय नेता थे। वे अपने महान राजनीतिक एवं राष्ट्र निर्माता रहे हैं। यदुनाथ सरकार जी कहते हैं, वर्तमान काल में किसी हिंदू में ऐसा निर्णय बुद्धि नहीं है जिसके उद्देश्यों से उन्होंने दिखाया है कि हिंदू निर्माण कर सकते हैं। यह स्वयं आत्मरक्षा कर सकते हैं, साहित्य कला की रक्षा उन्नति कर सकते हैं, वाणिज्य की वृद्धि के लिए नौसेना रख सकते हैं, विदेशियों से बराबरी करके युद्ध पोत रख सकते हैं। इन्होंने वर्तमान भारत को सिखाया है कि पूर्ण उन्नति कर सकते हैं। शिवाजी के चरित्र की विशेषताएं और उनकी उपलब्धियों का उल्लेख निम्न पहलुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहला आता है एक राष्ट्र निर्माता के रूप में, महान विजेता के रूप में, एक महान कूटनीतिज्ञ के रूप में, एक महान हिंदू नेता के रूप में, महान व्यक्तित्व के रूप में, कुशल शासक के रूप में। सबसे पहले आते हैं एक महान राष्ट्र निर्माता के रूप में। शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उनका उद्देश्य हिंदू पदपाशाही की स्थापना करना। वे संपूर्ण भारत के हिंदू आंदोलन के अग्रणी नेता रहे हैं। यदुनाथ सरकार ने इन्हें हिंदू जाति में उत्पन्न अंतिम महान नेता कहा है। शिवाजी ने समस्त भारत में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया और मराठा जाति के गौरव को उनके चरम सीमा पर पहुंचा दिया। अब आते हैं महान विजेता के रूप में। शिवाजी एक महान विजेता के गुण भी विद्वान थे। इन्होंने मराठा जाति में राष्ट्रीयता की भावना एवं धार्मिक कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसके फलस्वरूप ही मराठाओं ने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए थे।
शिवाजी ने मुगलों के महान सेनापतियों को मार दिया था। अफजल खां का उन्होंने वध कर दिया था। शाहिस्तान को ऑलमोस्ट मार दिया था। इन्होंने सबसे पीछे उनके महान उद्देश्य हिंदू साम्राज्य की पुनः स्थापना करना था। इस प्रकार इन्होंने इनके व्यक्तित्व में एक विजेता योद्धा के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। एक महान कूटनीतिज्ञ के रूप में शिवाजी एक महान कूटनीतिज्ञ थे। वे अपने शत्रु की स्थिति और शक्ति की भली भांति जांचा करते थे और उन्हें रण क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान रहता था। और यदुनाथ सरकार उनके इस विषय में लिखते हैं कि दूसरों के चरित्र में उनका अचूक प्रवेश था। उनके प्रबंध निपुण थे। अमोघ परिस्थिति में क्या किया जा सकता है और क्या सर्वाधिक लाभदायक है, इसको वे सर्वतः देख सकते थे। उनका बीमारी के रूप में आगरे के किले से भाग निकलना उनकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। इसकी प्रकार अफजल खां का वध उनकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। इसी प्रकार अफजल खां का वध उनकी दूरदर्शिता का परिचायक या प्रकट करता है, दूरदर्शिता को प्रकट करता है। एक महान हिंदू नेता शिवाजी ने हिंदुत्व की भावना पूर्ण रूप में भरी हुई थी। उनके साथ ही वे सभी धर्म का समान रूप से आदर करते थे। वे कुरान, मस्जिद एवं फकीरों का भी वैसा ही आदर करते थे जैसे हिंदू धर्म के ग्रंथ, गुरुओं का और उनकी उदारता का करते हैं। हिंदू धर्म एवं संस्कृति की उदारता को परिलक्षित करता है। उनकी धार्मिक उदारता भी प्रशंसक काफी खान ने निम्न शब्दों में कहा है, जब कुरान के प्रति उनके हाथों में आती तो वे उसका आदर करते और अपने मुसलमान अनुयायियों को दे दिया करते थे। जब उनके आदमी किसी हिंदू या मुसलमानों की स्त्री को गिरफ्तार करते थे तो उनकी रक्षा करने वाला कोई मित्र नहीं होता था, तो वे उनकी देखरेख करते थे। और जब उनका कोई रिश्तेदार आता तो मुनासिब ओल या रुपया लेकर उनको छोड़ देते थे। महान व्यक्तित्व शिवाजी के व्यक्तित्व में महान गुण विद्यमान हैं। वे एक आज्ञाकारी पुत्र, उत्तरदायी पति एवं दयालु पिता थे। उन्हें अपनी माता के प्रति अपार श्रद्धा थी। वे सदैव अपनी माता के परामर्श का सम्मान करते थे। वे गरीबों और दलितों के बंधु एवं रक्षक थे। वे धार्मिक ग्रंथों के नायकों के चरित्र गुणों को अपने जीवन में ढालने का सदैव प्रयत्न करते थे। वे साधु, महात्माओं एवं संतों का आदर करते थे। उनका उच्च चरित्र सभी के लिए अनुकरणीय था। कुशल शासक शिवाजी एक महान कुशल शासक थे। वे राज्य का उद्देश्य प्रजा का हित मानते थे। वे अपनी प्रजा में प्रेम रखते थे। वे सदैव प्रजा की सुखद समृद्धि की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते थे। उन्हें अपने राज्य में शांति, सुव्यवस्था, समृद्धि को जन्म दिया था। उनकी शासन व्यवस्था तात्कालीन समय एवं परिस्थिति में सर्वतः अनुकूल थी। गॉड डफ ने उनकी शासन संबंधी गुणों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उनका राज्य तथा शासन प्रजा की उन्नति एवं दीन के लिए था। उन्होंने जागीरदारी प्रथा, वंशानुगत पद आदि दोषपूर्ण व्यवस्थाओं को हटाकर नगद वेतन, योग्यता के आधार पर पदों का वितरण की व्यवस्था की। अष्ट प्रधान सभा, सैनिक संगठन, भूमि सुधार आदि उनको एक कुशल शासक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। यह गॉड डफ के द्वारा शिवाजी के बारे में कहा गया था। इसके साथ हमारी 4th यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट है 5th यूनिट।